आप सभी को हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लिक में वेलकम है। और आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे संबद्ध पाचक ग्रंथियों के बारे में। जैसे लार ग्रंथियाँ क्या होती है, यकृत का काम क्या है, पित्ताशय क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम पढ़ाएंगे। और ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला वीडियो है, चाहे IAS हो, PCS हो, SSC हो। और ख़ास करके जो 10th स्तर की जो बायोलॉजी है उसके बेस पे ये आधारित है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि संबद्ध पाचक ग्रंथियाँ क्या होती हैं। यहाँ पे दिया है संबद्ध पाचक ग्रंथियों के बारे में। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगा। इसको कहते हैं अंग्रेजी में एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हिंदी में कहते हैं संबद्ध पाचक ग्रंथियाँ। दिया है आहार नाल, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है माउथ से लेके एनस तक, जो घुमावदार टेढ़ी मेढ़ी जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं आहार नाल से संबंधित वे ग्रंथियां जो भोजन के पाचन में मदद करती हैं उन्हें हम कहते हैं पाचक ग्रंथि या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, वे ग्रंथियां जो भोजन के पाचक में या पाचन में सहायता करती हैं उन्हें हम कहते हैं पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब यहाँ पे देखते हैं कि पाचक ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक होती आंतरिक, एक होता है बाह्य। तो पहले इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड जिससे हम कहते हैं आंतरिक पाचक ग्रंथि, उसको समझ लेते हैं कि आंतरिक पाचक ग्रंथियां में माउथ से लेके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा जो है ऐसे ट्यूबुलर फॉर्म में आपका ये एनस तक जो फैला हुआ एलिमेंट्री कनाल है, इसके जो दीवार होते हैं, ठीक है, तो दीवार के से जो भी रिलेटेड एंजाइम्स निकलते हैं, केमिकल निकलते हैं जो फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में सहायक होते हैं, उनको हम कहते हैं आंतरिक पाचक ग्रंथि या इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। उसमें क्या क्या होते हैं तो हम उसको पहले देख लेते हैं। दिया है वे पाचक ग्रंथियां जो आहार नाल की दीवार पर उपस्थित होती हैं, ठीक है, उन्हें हम आंतरिक पाचक ग्रंथियां कहलाते हैं या कहते हैं। ये श्रेणी में समस्त श्लेष्म ग्रंथियां जिसे म्यूकस ग्लैंड होते हैं, और जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और आंत की दीवार की जो ब्रूनर्स की जो ग्रंथियां हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड्स, वे इसमें शामिल होती हैं। आपके यहाँ पे कितनी चीजें मिल रही हैं, एक तो है म्यूकस ग्लैंड्स, दूसरी है अमाशय की दीवार, ठीक है, और एक गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसको जठर ग्रंथि कहते हैं, एक ब्रूनर्स ग्रंथि है जो आंत की दीवार होती है। इतनी ग्रंथियां क्या होती है, इंटरनल होती है, एलिमेंट्री कैनाल की दीवार पे पाई जाती हैं। बाकी और अन्य क्या होते हैं, तो अन्य होते हैं वो बाह्य पाचक ग्रंथियों में आते हैं, ये भी खाना को पचाने में हेल्प करते हैं या मदद करते हैं। इन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो दो प्रकार की ग्रंथियां हो गई, एक इंटरनल और एक हो गया एक्सटर्नल। अब यह कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आहार नाल के अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों में, ठीक है, पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां बाह्य पाचक ग्रंथियां कहलाती है। मनुष्य में निम्नलिखित 3 प्रकार के बाह्य पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, 3 प्रकार की बाह्य पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला ग्रंथि होती है वो होती है लार, सलेवरी ग्लैंड्स। इसको थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे कि लार ग्रंथि कैसे होता है हमारे माउथ में और कैसे ये खाना को पचाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक ये ग्रंथि है, एक ये यहाँ पे एक और ग्रंथि है, और एक कान के पास ग्रंथि है। एक्चुअली क्या है कि ये 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 3 ये उसके उस साइड में भी हैं। पहले को हम कहते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड्स, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये जीभ के, जो ये जीभ होता है, जीभ के दोनों तरफ होते हैं, ठीक है, एक एक की संख्या में, तो 2 हो गया। फिर यहाँ पे एक दूसरा दिया है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ये क्या होता है, जो मैग्जिला बोन होते हैं हमारे, जो निचले जो जबड़ा है, ये इस जबड़े के अंदर जो बीच में मध्य में मैग्जिला बोन होता है, ठीक है, उस मैग्जिला बोन के दोनों तरफ ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहते हैं, या सब मैग्जिलरी ग्लैंड्स भी इसको कहा जाता है। और एक पैरोटेड ग्लैंड्स होता है जो कान के जस्ट नीचे पाया जाता है। इसी के इन्फेक्शन से कभी कभी गलसोत हो जाता है, कान में कनमुरु टाइप का निकल जाता है, फूल जाता है, लेकिन लाइफ में वो एक ही बार होता है, ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं कैसे इसके बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे दिया है, और एक एक टॉपिक आप लोग पढ़िए, पूरा क्लियर होने वाला है। मनुष्य में 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली जोड़ी लार ग्रंथि जिह्वा के दोनों तरफ होती है, बताया गया है, जीभ के दोनों तरफ जो पाई जाती है, एक एक की संख्या में उपस्थित, उन्हें हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से उन्हें हम जानते हैं, ठीक है। दूसरी जोड़ी जो होती है लार ग्रंथियां, वो निचले जबड़े के मध्य में मैग्जिला अस्थि के दोनों ओर एक एक की संख्या में पाई जाती हैं,
और उन्हें हम कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। अभी आपको एक कोड बता देंगे, आपको भूलेगा नहीं। अच्छा, तीसरा जो दिया है, तीसरी जोड़ी जो लार ग्रंथि है, ये तीसरी जोड़ी लार ग्रंथि दोनों कानों के नीचे एक एक की संख्या में पाई जाती है, इसको हम कहते हैं पैरोटेड ग्लैंड्स। अब यहाँ थोड़ा फिगर को हम देख के फिर एक बार समझते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्यारे मित्रों, जो ये सब लिंगुअल जो ग्लैंड्स है जीभ के नीचे, इसको हम कह देंगे यस। दूसरा है जो जो मैक्सिला बोन है, उस मैक्सिला बोन के दोनों तरफ एक एक की संख्या पाई जाती है, इसको कहते हैं सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, ये भी हो गया यस। और एक होता है पैरोटेड ग्लैंड जो कान के नीचे पाए जाते हैं, इसको कहते हैं हम पी। तो एसएसपी साहब को याद रखिएगा, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे माउथ में पाए जाते हैं और खाना को पचाने में हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं मनुष्य के लार के बारे में थोड़ा जानते हैं कि मनुष्य के लार में क्या क्या पाए जाते हैं। तो मनुष्य का जो सलाइवा या लार होता है उसमें लगभग 99% जल होता है तथा शेष 1% क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। तो इसलिए अगर जो कोई गुटखा उटका आदमी खाता है तो थूकता है बार बार, तो एक तरह से लार निकल जाता है, तो पानी की भी कमी हो जाती है, तो खाना को डाइजेस्ट करने में दिक्कत होता है। इसलिए डॉक्टर मना करते हैं गुटखा तंबाकू से। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला एंजाइम्स होता है उसको कहते हैं हम टाइलिन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। टाइलिन क्या होता है, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए आप जब रोटी वगैरह खाते हैं तो जब देर तक उसको जब आप चबाते हैं तो आपको मीठा लगने लगता है। तो एक होता है टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम। हमारे जो सलाइवा या लार होता है उसमें 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, एक टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। दोनों एंजाइम पाचन में सहायता करते हैं। और तीसरा एक और पाया जाता है जो पानी के फॉर्म होता है, इसको हम वाटर कह सकते हैं। अब लाइसोजाइम का थोड़ा काम समझते हैं। लाइसोजाइम क्या करता है दोस्तों, ये जो भी आप खाना पीना खाते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, या फंगस है, फंजाई हैं, ये सब अंदर चले जाते हैं, या वायरसेज है, तो इन सब चीज़ों को क्या करता है, माउथ में ही मारने की कोशिश करता है, ठीक है। इसलिए हाथ धो के खाना वाना खाना चाहिए, डॉक्टर इसका सलाह देते हैं। अब आते हैं दूसरी जो ग्रंथि है, एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वो में उसमें पहला जो इम्पोर्टेंट है ग्रंथि वो है लीवर, और ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे क्या है, महत्वपूर्ण ये भाग है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ चुका है। इसका वजन कितना होता है, तो वजन इसका होता है 1.5 से 2 किलोग्राम। कैसा दिखता है, तो आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका फिगर दिखा देते हैं। फिगर यहाँ पे दिया है, ये देख रहे हैं, ये आपका लीवर का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रहा है। ये 2 पार्ट में आपको दिख रहा है, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये बीच में एक जो है ऐसे खांच होता है, इस खांच से 2 पार्ट में बटे होते हैं। और नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं नाशपाती के आकार की संरचना होती है, इसको हम कहते हैं गाल ब्लाडर या पित्ताशय या पित्त की थैली, ठीक है। तो ये हो गया पूरी कलेजी, या इसको हम कहते हैं यकृत, जो 2 भागों में इसे बटा हुआ दिख रहा है, और इसके नीचे एक नाशपाती के आकार की संरचना होती है, इसको कहते हैं हम पित्ताशय या पित्त की थैली। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, ये कहाँ सिचुएटेड होता है। तो जो हमारा लीवर होता है या यकृत, ये उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी, यानी जो पेट होता है, ठीक है, पेट होता है, तो ये पेट के ऊपरी हिस्से में यहाँ से फिर क्या होता है, चेस्ट होता है। तो इसमें क्या है, जो एब्डोमिनल कैविटी के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर क्या होता है, स्थित होता है, और गहरे धूसर रंग का दिखाई देता है, इसको हम कलेजी भी कहते हैं या कलेजा। ध्यान से रखिएगा, कलेजा या कलेजी, ठीक है। ये कहाँ स्थित होता है, तो आप एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिगर में हम आपको दिखाएंगे। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, ये पूरी एब्डोमिनल कैविटी है, इसके ऊपरी भाग में दाहिने तरफ, ये इसका राइट साइड है, दाहिने तरफ में क्या है, सिचुएटेड है। 1.5 से 2 किलो इसका वजन होता है। औरतों में लगभग 200 ग्राम के आसपास इसकी वजन कम पाया जाता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। तो दिया है, यह एक गहरे गर्त द्वारा 2 खंडों में विभाजित रहता है, ये आपको दिखा दिया गया है। इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है, जिसे पित्ताशय या गाल ब्लाडर कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अगला दिया है कि यकृत द्वारा पित्त रस
जो बाइल्स होते हैं, पित्तरस को बाइल कहते हैं, वो पित्ताशय से ही संचित होता, पित्ताशय में ही संचित होता है। यानी यकृत क्या करता है, पित्ताशय में बाइल को भेजता है। ठीक है, यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। अगला दिया है कि यकृत जो होते हैं या लीवर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा कि उपापचय में यानी मेटाबॉलिज्म में सक्रिय भाग लेता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट में इसको समझ लीजिए। पहले इसको पढ़ा जाता था, शरीर में उत्पन्न जीव विषों यानी जो टॉक्सिन होता है, जहरीले जो पदार्थ होते हैं उसको जीव विष कहेंगे, को प्रभावहीन कर देता है और उसकी रक्षा करता है। तो हम समझते हैं थोड़ा सा कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअली है क्या। देखिए, हमारे शरीर में दो प्रकार के क्रिया होते हैं जिसको रिएक्शंस कहते हैं। एक होता है जो किसी बड़े मॉलिक्यूल को, ठीक है, छोटे और सिंपलर मॉलिक्यूल में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, और एक होता है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म जो छोटे है उसको किस में कन्वर्ट कर दे, बड़े और लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दे। तो ये दो प्रकार की रिएक्शंस होते हैं, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अच्छा, बड़ा से जब छोटा बनता है तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। और जब छोटा से बड़ा बनता है तब उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। अभी आपको हम एक एग्जाम्पल से क्या करेंगे, समझा देंगे। जैसे आपने एक क्या किया, एक रोटी का टुकड़ा खाया, इतना बड़ा रोटी का टुकड़ा खाया, तो ये क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है। इस लार्ज मॉलिक्यूल को आप जब दांत से चबाते हैं, धीरे धीरे आप उसको अपने स्टमक में लेते हैं, और जब उसकी पूरी तरह से वो डाइजेस्ट होने वाले फार्म में आ जाता है तो क्या होता है, वो बड़ा से क्या होता है, छोटा और सिंपलर फार्म में आ गया। इस चीज को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और जब सिंपलर फार्म से आदमी खाना खा लिया, सब पच गया, सब कुछ हो गया, ब्लड में भी मिक्स हो गया, उसके सेल कोशिका सब बन गए, उसके बाद से क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं वो फिस्ट या मल के फार्म में क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। फिर क्या होता है, सिंपलर फार्म किस में कन्वर्ट हो गए, बड़े मॉलिक्यूल में। तो आप देख रहे हैं आप ही के शरीर में बड़ा से छोटा बन रहा है, फिर छोटा से बड़ा बन रहा है। जैसे प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन प्रोटीन एक बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत प्रकार के यानी 20 प्रकार के एमिनो एसिड से बने होते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए 20 प्रकार के एमिनो एसिड से प्रोटीन बने होते हैं। तो ये पहले प्रोटीन क्या है, बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको पहले क्या होता है, एमिनो एसिड में तोड़ा जाता है, फिर एमिनो एसिड से हमारी शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है। अब बहुत सारे एमिनो एसिड से हमारी बॉडी क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो दोनों प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, बड़ा से छोटा और छोटा से बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं। इस दोनों को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब आते हैं यकृत के कार्य के बारे में कि यकृत का कार्य क्या है। देखिए, हमारी जो यकृत होता है, लीवर होता है, वो कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज, जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज वाले भाग ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, पहला काम ये करता है कि ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका, जिसे हम हिपैटिक सेल कहते हैं, उसको क्या करता है, उसमें संचित कर लेता है। यानी ये कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो यकृत या लीवर है, ये क्या करता है, तो रक्त में जो ग्लूकोज होते हैं उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसी में, ग्लाइकोजन में, और स्टोर कर लेता है हिपैटिक सेल के द्वारा, और बॉडी में बना रहता है। अब जरूरत पड़ेगा तो फिर क्या करेगा, उसी ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। तो कभी कभी आपको खाना नहीं मिलता है तभी आपको ग्लूकोज मिल जाता है। ये काम किसका है, लीवर का। और ज्यादा आपके अंदर ग्लूकोज है तो किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। और ये काम किसका है, लीवर का। दो चीज समझ लीजिए। दूसरा दिया है कि जो हमारा यकृत या लीवर है, भोजन में जो वसा की कमी हो जाती है, कभी कभी आपको वसा या फैट की कमी होने लगती है, होने पर ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग वसा में कन्वर्ट कर देता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के कुछ पार्ट को पहले क्या किया, उससे ग्लूकोज को निकाल के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया, फिर अब क्या किया, कार्बोहाइड्रेट के कुछ पार्ट को क्या कर रहा है, वसा में या फैट में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट इसका काम है। और तीसरा दिया है कि ग्लूकोज की आवश्यकता होने पे, अब समझ लीजिए आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो रही है, उस स्थिति में क्या करेगा, ये जो संचित किया हुआ ग्लाइकोजन है, ठीक है, हिपैटिक सेल द्वारा उसको फिर तोड़ देगा, खंडित कर देगा और ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। अब ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको भी कंट्रोल किया रहता है, एक तरह से देख लीजिएगा। इंसुलिन तो काम करता है लेकिन ये भी जो है ग्लूकोज की मात्रा को ऊपर नीचे बनाए रखता है।
4 नंबर देखते हैं कि हमारा जो लीवर है फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन होता है, ठीक है, का उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त को थक्का बनाने में हेल्प करता है या मदद करता है। याद रखिएगा कि फाइब्रिनोजेन क्या है, एक प्रोटीन है जिसका उत्पादन कहाँ से होता है, यकृत से होता है, और रक्त में के थक्का बनने में ये मददगार होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक, दूसरा होता है क्या, एक होता है हिपैरिन, ये रक्त को थक्का बनने से रोकता है। फाइब्रिनोजेन क्या करता है, रक्त को थक्का बनाता है। हिपैरिन क्या होता है, रक्त को थक्का बनने से यानी रक्त को जमने से क्या करता है, रोक देता है। ये भी एक प्रोटीन होता है, इसका भी उत्पादन कहाँ से होता है, यकृत के द्वारा होता है। दो चीजें देखिए कितना जबरदस्त चीजें मिल रही हैं, ठीक है। और एक और चीज इसमें जोड़ दिया है कि जो मृत आरबीसी होते हैं, हमारे ब्लड जो रेड ब्लड कार्पेस्कल्स होते हैं उसको आरबीसी कहते हैं, तो ये इसकी 100 से 120 दिन इसकी लाइफ होती है, 100 से 120 दिन, और इतने दिन के बाद से ये मरते रहते हैं, फिर नए नए सेल बनते हैं। तो जो आरबीसी जो नष्ट होते हैं वो यकृत के द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है, और शरीर से फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। हमारा ब्लड क्या होता है, फ्रेश होता रहता है। 6 नंबर देखते हैं कि शरीर के अवयवों में जो प्रोटीन विघटन होते हैं, ठीक है, अभी हम बताए हैं कि प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड से बने होते हैं, तो जब प्रोटीन टूटेगा तो किस में बनेगा, कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एसिड में, ठीक। तो प्रोटीन का जो डिकम्पोजिशन होता है के फलस्वरूप अन्य वस्तुओं के साथ साथ जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हाइड्रोजनी पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि उत्पन्न हो जाती हैं। अब इसमें क्या होता है, जब प्रोटीन को तोड़ा जाता है शरीर के अंदर पाचन क्रिया के अंतर्गत, तो बहुत सारे CO2 है, जल है, और नाइट्रोजनी पदार्थ है, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सब निकलते हैं। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया एक विषैला पदार्थ है, इसे यकृत यूरिया में जो है परिवर्तित कर देता है। अब देखिए विषैला पदार्थ है अमोनिया, अब बॉडी में रहेगा तो नुकसान करेगा, इसलिए हमारा जो लीवर है यकृत में क्या करता है, यकृत उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, वही यूरिया NH2CO NH2, और वो जो है पेशाब के माध्यम से या यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यकृत जो है प्रोटीन की अधिकांश मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। अब प्रोटीन के कुछ मात्रा को किस में कन्वर्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट में। अभी पढ़ा गया है कि कार्बोहाइड्रेट के कुछ मात्रा को फैट में कन्वर्ट कर देता है। 7 नंबर देखते हैं, सामान्यतः बड़ी आंत में जो प्रोटीन के पूती भवन प्यूट्रिफिकेशन के कारण कुछ विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। हमारी दो आंतें होती है, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। तो जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई कम होती है लेकिन मोटाई ज़्यादा होती है, उसमें जो है प्यूट्रिफिकेशन का काम होता है। प्रोटीन के जो पूती भवन होते हैं यानी प्रोटीन का जो है स्वांगीकरण एक तरह से होता है, उसमें रक्त निर्वाहिका के शिरा के माध्यम से यकृत में ले जाया जाता है, और यकृत इन विषैले पदार्थों को अविषैले यौगिक में कन्वर्ट कर देता है। अब क्या होता है, जो भी विषैले जो पदार्थ होते हैं वो जाते हैं कहाँ, धीरे धीरे जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसके द्वारा जाते हैं ये लीवर में, और लीवर उसको कन्वर्ट कर देता है विषैले को अविषैले पदार्थ में, और उसको प्रभावहीन कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, और जो मूत्र यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए कितना जबरदस्त काम है आपके लीवर का। और यहाँ पे अब दूसरा टॉपिक है वो है पित्ताशय। पित्ताशय को थोड़ा देख लेते हैं कि उसको कहते हैं गाल ब्लाडर। कहाँ पाया जाता है पहले फिगर में देखते हैं, फिर आपको स्पष्ट समझाने में मजा आएगा। यहाँ पे ये देखिए एक ऐसे ग्रीन सैक टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एक्चुअली क्या इसका अटैचमेंट इससे है, ये वाले जो लीवर है ना कलेजी, इस कलेजी से इस लीवर से है। और ये क्या होता है, एक ऐसे सी टाइप की हमारा स्टोमक का जो पार्ट होता है ये नीचे उतरा, ये हमारा स्टोमक है, इससे नीचे हुआ उतरा हुआ ये पार्ट होता है सी टाइप का पार्ट, इसको कहते हैं डुओडेनम। थोड़ा सा इसको हम ऊपर आपको दिखाते हैं, ये है गाल ब्लाडर, ठीक है, इसको कहते हैं पित्ताशय। अब यहाँ पे इसकी संरचना के बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो पित्ताशय या गाल ब्लाडर नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जो यकृत के नीचे, आप देख रहे हैं यकृत के नीचे यहाँ पे क्या है सिचुएटेड है होती है। पित्त नलिका या बाइल डक्ट यकृत से जुड़ी होती है। यकृत में जो पित्त या बाइल बनता है वो पित्त नलिका के माध्यम से ड्यूडेनम में आ जाता है। देखिए ऐसे ये जो स्ट्रक्चर है सी टाइप का, इसको कहते हैं ड्यूडेनम।
इसमें यहाँ से निकल के और यहाँ तक आ जाता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। ठीक है, पहले स्टोर होता है पित्त किसमें, पहले बनता कहाँ से है, तो बनता है आपके लीवर से। लीवर उसको भेज देता है पित्ताशय में, पित्त की थैली में, वहाँ से धीरे धीरे आ जाता है डुओडेनम में और वहाँ पे आके ये गिर जाता है। अब पित्त के बारे में थोड़ा समझते हैं कि पित्त या बाइल किसको कहते हैं, बाइल क्या होता है। इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैसा होता है ये समझ लीजिए। यहाँ पे दिया है कि यह पीले हरे रंग का, ठीक है, क्षारी द्रव होता है, अम्लीय नहीं होता है, क्षारी द्रव होता है। इसका पीएच मान जो है 7 से ऊपर होता है, यानी 7.7 होता है। इसमें 85% जल, 12% पिगमेंट होते हैं जिसको बाइल पिगमेंट या पित्त वर्णक कहते हैं। 0.7% जो है पित्त लवण होते हैं। 0.28% कोलेस्ट्रॉल होते हैं। 0.3% मध्यम वसाय तथा 0.15% लिसिथीन होती है। पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं होता, याद ये रखिएगा कि पित्त में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। और कैसा इसका प्रकृति होता है, इसका नेचर होता है क्षारी 7.7। कैसा होता है, पीले और हरे रंग का। ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको समझने की जरूरत नहीं है। अब काम कैसे करता है तो थोड़ा सा देखते हैं कि यह कायम की जो चर्बी होती है को जल के साथ मिलाकर इमल्सन बनाने में सहायता करता है। ये एक्चुअली क्या होता है कि जब खाना जो पच जाता है तो लुगदी टाइप का बन जाता है, जिसको हम कहते हैं काइम। ये बनता है हमारी बड़ी वाली जो स्टोमक होता है ना, ठीक है, इस स्टोमक बनता है जिसको हम लाद कहते हैं। और यहाँ से धीरे धीरे जब नीचे उतरता है तो एक्चुअली क्या होता है कि वो होता है अम्ली टाइप का, ठीक है। और अम्ली चीज को ये क्या कर देता है, उस काइम को ये धीरे धीरे छारी बना के इमल्सन कर देता है, जो आगे जाने में जाकर पचने में सहायता करता है। अब मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 700 से 1000 मिलीलीटर ml, लीटर में दिया है मिलीलीटर, पित्त बनता है। ध्यान रखिएगा 700 से 1000 मिलीलीटर पित्त बनता है। अगला दिया है पित्त भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। जैसे लाइसोजाइम एंजाइम आपके माउथ में जीवाणु को नष्ट कर देता है, वैसे ही ये जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको भी, जो बाइल होते हैं, पित्त होते हैं, वो नष्ट कर देता है। पित्त में जो उपस्थित अकार्बनिक लवण होते हैं आमाशय से आए भोजन का माध्यम क्षारी कर देता है, जिससे कि अग्नाशय रस या पेंक्रियाटिक जूस क्रिया कर सके। अब देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम ये समझा दें कि यहाँ से खाना जब आदमी खाता है तो ये स्टोमक है, स्टोमक से ये आता है तो ये एसिडिक होता है, अम्लीय नेचर का होता है। फिर यहाँ पे आता है तो एक आपको यहाँ पे अग्नाशय पेंक्रियाज मिलेगा। ये तभी काम करेगी इसके एंजाइम जब जो है यहाँ पे माध्यम का क्षारी हो। तो यहाँ से जो निकलता है पित्ताशय से पित्त रस, ये इस चीज को क्षारी कर देता है, यानी एसिड नेचर को बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है। अब पित्त आंत की क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाता है। हमारी जो आंत होती है ना, ऐसे ऐसे जो हमारी आंत है, इसमें भी पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट होता है। ऐसे छोटे ये ऊपर नीचे होते हैं, तभी तो आप खाना खाते हैं माउथ में, सोए रहते हैं तब भी वो नीचे उसको ढकेल पुश करके भेज देता है, ठीक है। पूरे माउथ से लेके पूरे एलिमेंट्री कनाल में एक क्रमाकुंचन या पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट होता है, उसको क्रमाकुंचन कहते हैं हिंदी में। वो गति होती है, उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे भोजन में पाचक रस जो होते हैं अच्छी तरह मिल जाते हैं। पित्त अनेक उत्सर्जी और विषैले पदार्थों तथा धातुओं के उत्सर्जन का कार्य करता है। समझ गए, बहुत सारे धातुओं का उत्सर्जन भी करता है, विषैले पदार्थों तथा धातुओं का उत्सर्जन का काम कौन करता है, पित्त करता है। ये दिया है कि वसा के अवशोषण में भी सहायक होता है। पित्त क्या करता है, जो फैट होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। यह विटामिन के तथा वसाओं में अन्य विटामिनों के अवशोषण में भी सहायक होता है। यह विटामिन के तथा वसाओं में अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है, ठीक है। यदि यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर दे, ध्यान दीजिए, हमारा जो लीवर है अगर हमारे ब्लड से क्या करना, लेना बंद कर दे, बिलिरुबिन लेना बंद कर दे, तो रुधिर द्वारा संपूर्ण शरीर में बिलिरुबिन फैल जाती है और इसे ही पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि हमारा जो लीवर है वो रुधिर से जब भी बिलिरुबिन लेना बंद कर देता है
तो हमें जॉन्डिस की समस्या से जूझना पड़ता है। अब अगला उसके नीचे आते हैं, ये एक और जो है एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जिसका नाम है अग्न्याशय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेंक्रियाज। एक्चुअली ये जो आप स्ट्रक्चर देखना पीला पीला कलर का, ये इसको कहते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है ये हमारे लीवर से जस्ट नीचे ऐसे सी आकार की जो संरचना होती है, या यू आकार भी कहीं कहीं किताबों में लिखा गया है, इस सी या यू आकार की संरचना के बीच में ये देखिए यहाँ पे सिचुएटेड होता है। ऐसे सी आकार की संरचना है, इसी में क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है। इसका काम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, जैसे लीवर है। और ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। तो यहाँ दिया है कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ध्यान से रखिए, पहली सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यह है अग्नाशय या पेंक्रियाज। इसकी जो प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक साथ अंतःस्रावी यानी नलिका विहीन एंडोक्राइन, जिसको कहते हैं एंडोक्राइन, और एक दूसरी तरफ ये बहिःस्रावी या नलिका युक्त, इसको कहते हैं एक्सोक्राइन। अब थोड़ा सा हम आपको समझ आते हैं कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, हार्मोन, तो ये हार्मोन क्या होते हैं, ये सब जो है एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा जो है काम करते हैं। यानी हमारे शरीर में अगर जो यहाँ पे पहुँचाना है यहाँ से और यहाँ तक पहुँचाना है, ए से बी तक अगर जो हार्मोन को पहुँचाना है, मान लीजिए कोई चीज़ ए से और बी तक जानी हो, तो मान लीजिए कि इस चीज़ को पहुँचाना है, तो ये क्या करेगा, ये ब्लड वेसल्स में छोड़ देता है उस चीज़ को। यहाँ की जो कोशिकाएं है ये ब्लड वेसल में इसको ट्रांसपोर्ट कर देती है और ब्लड वेसल इसको यहाँ तक पहुँचा देता है। तो यानी कोई पाइप नहीं होता, सीधे ब्लड वाले पाइप का यूज करते हैं। और एक होता है जो नलिका युक्त होता है, जैसे आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, पूरे नसें हैं आपकी बॉडी में, तो ये क्या होता है, उसको कहते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि या नलिका युक्त। ये हमारा जो शरीर की एक साथ इसमें एंडोक्राइन यानी नलिका विहीन और बहिःस्रावी नलिका युक्त दोनों प्रकार की इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब दोनों में पाई जाती हैं तो क्या क्या पाया जाता है, पहले इसको समझते हैं कि सबसे पहले इसमें अग्नाशी रस निकलता है, पेंक्रियाटिक जूस जिसे कहते हैं, और इसमें 9.8% वाटर होता है। शेष भाग जो है लवण और एंजाइम होते हैं, ठीक है। इसकी जो प्रकृति है, नेचर है, कैसा होता है, क्षारी होता है। तो हमारे अग्नाशय का मेन काम क्या है, अग्नाशी रस निकालता है। फिर ये दोनों प्रकार का ग्रंथि होता है, इसमें एक एक्सोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बहिःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और ये क्षारी प्रकृति का द्रव निकालता है। इसका पीएच वैल्यू 7.5 to 8.3 होता है। और तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम्स होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, ठीक। इसे हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस को। अब चौथा दिया है कि यहाँ पे आपको ये समझा दे कि एंजाइम्स एक्चुअली क्या होते हैं, तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, मूलतः प्रोटीन होते हैं। अब हमारा जो अग्नाशय है, पेंक्रियाज जिसे हम कहते हैं, उसमें एक लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिका के बारे में समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि व्हाट इज लैंगरहैंस ऑफ आइसलेट या आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। यह क्या होता है, एक अग्नाशय का ही एक भाग होता है, अग्नाशय का ही या पेंक्रियाज का एक भाग होता है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक या चिकित्सा शास्त्री ने किया था, इसी से इसका नाम जो है लैंगरहैंस पड़ गया, उसका नाम ही था लैंगरहैंस। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें हार्मोन्स के श्रावण का काम होता है, जैसे हार्मोन्स उससे सेक्रेट होते हैं। तो इसमें बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका और गामा कोशिका, 3 प्रकार की जो सेल्स होती हैं, उससे अलग अलग के जो है हार्मोन्स निकलते हैं। पहला जो है बीटा सेल से जो दिया है कि बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन होता है, और गामा सेल से जो है सोमैटोस्टेटिन का सिक्रेशन होता है। ये तीनों क्या है, तीनों हार्मोन है, तीनों क्या है, हार्मोन है। बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन और गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन। तो ये तीनों का काम क्या है, इंसुलिन का आप लोग नाम सुने, इंसुलिन का काम क्या है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हमारा अग्नाशय होता है, एक प्रकार का क्लोम रस या पेंक्रियाटिक जूस स्रावित करता है, पहले जान चुके हैं, जो क्षारी प्रकृति का होता है।
जो नलिका के माध्यम से पकवासी या ड्यूडेनम में आता है। तो इसमें एक नली वाला काम हो गया, ट्यूब वाला। अग्नाशय एक का एक भाग लैंगरहैंस की द्वीप का आइसोलेट या लैंगरहैंस कहलाता है। तो दो पार्ट हो गए, इसमें हार्मोन्स निकलता है और एंडोक्राइन स्टाइल में होता है। अब इंसुलिन के बारे में समझते हैं, इंसुलिन क्या है। तो यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका जो होती है उसके बीटा कोशिका से निकलता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अल्फा से, बीटा से और गामा से क्या क्या निकलता है। तो बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी खोज किसने की थी, तो हम बता दें इसकी खोज जो फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने 1921 में, जो भारत की महाविभाजन रेखा है 1921 याद रखिएगा, उसी समय की थी। और 1922 ईस्वी में पहली बार जो लियोनार्ड थॉमसन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। ये यहाँ से समझ में आ रहा है कि इंसुलिन की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने। अब यहाँ पे सी नंबर दिया है कि यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। जो इंसुलिन होता है क्या करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित कर देता है। यानी शरीर में सब अगर ज्यादा ग्लूकोज हो गया तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए इंसुलिन की कमी से आदमी को क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करता रहता है, यानी निर्धारित करने का काम करता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।